लगातार छिटपुट हिंसा की खबर आ रही है और सीटों की बढ़त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो नया अध्याय लिखना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे, देखिए तस्वीरों में देखिए सुरक्षाकर्मी किस तरीके से खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं आसनसोल में टीएमसी दफ्तर के बाहर। देखिए किस तरीके से जो है लोगों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, हटाया जा रहा है, यानी कि देखा जाए कि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से 3 स्तरीय घेरा और सैकड़ों ऑब्जर्वर तैनात किए भी गए थे पश्चिम बंगाल में। और इसी के मद्देनजर जो सुरक्षा के लिहाज से 3 स्तरीय घेरा तैयार किया गया था और सैकड़ों ऑब्जर्वर तैयार किए गए थे, वो इसी वजह से तैयार किए गए थे क्योंकि सबको अंदेशा था कि पश्चिम बंगाल में नतीजे कुछ भी हो, हिंसा होनी है, किसी के खाते में भी कोई भी वोट गिरे लेकिन हिंसा होनी है। रखें अपनी बात, आलोक जी रखें। देखिए, मैं सुबह से बात कह रहा हूं कि अगर बीजेपी जीत भी रही है तो 2011 में जैसे ममता बनर्जी को हिंसा खत्म करने के लिए जनादेश मिला और उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी बंगाल की जनता ने हिंसा खत्म करने का जनादेश दिया है, हिंसा को बढ़ावा देने का नहीं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह हमेशा समझना चाहिए कि बंगाल में उत्साह में भी, अति उत्साह में भी हिंसा का रास्ता ना अपनाए, क्योंकि बंगाल का जनादेश हिंसा के अगेंस्ट आया। तो मैं मानता हूं 4 मई का दिन बंगाल के लिए ये आखिरी दिन होना चाहिए। इसके बाद बंगाल में कम से कम ये हो कि बंगाल की जनता इस हिंसा और प्रतिहिंसा, जवाबी हिंसा, इस दोनों से वो बचे। बंगाल की जनता ऐसी हिंसा से बचना चाहती है, ऊब गई है। 33-34 साल कम्युनिस्टों की हिंसा, अभी 15 साल टीएमसी की हिंसा, अब बीजेपी की हिंसा नहीं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और भारतीय जनता पार्टी तो काडर बेस्ड पार्टी कहती है अपने आप को, तो उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसका तस्वीरों और कुर्सियों को उठाकर फेंका जा रहा है और पुलिसकर्मी भी खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मतलब ये कौन लोग हैं नहीं पता, ऐसे तो नहीं हम दावा कर सकते कौन सी पार्टी के लोग हैं, कौन लोग हैं। देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है, मतलब बहुत ही अचंभित है और अचंभित कहेंगे भी नहीं, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में हमेशा से होता है। क्यों अनिल जी, तभी तो 3 घेरे में सुरक्षा लगाई गई, इतने बड़ी तादाद में ऑब्जर्वर बुलाए गए, इसी को देखते हुए, क्योंकि सबको पता था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा होनी है, चाहे जिसके खाते में रुझान जाए। अनिल जी, क्योंकि एक तरफ जश्न और एक तरफ हिंसा। 30 साल 34 साल 15 साल, हाँ 30 साल कांग्रेस के, 34 साल कम्युनिस्ट शासन के और 15 साल टीएमसी के। मजेदार चीज क्या है, जो 34 साल में 30 साल में जो कांग्रेस के दबंगई थे, वो जब धीरे धीरे शिफ्ट होके कम्युनिस्ट पार्टी में गए, दबंगई नेता वही थे। तो उन्होंने वहां पे सीपीआईएम की सरकार बनाई और 34 साल चली। लास्ट में जब टीएमसी का उदय हुआ तो उनमें से जो दबंगई नेता थे धीरे धीरे टीएमसी में शिफ्ट होने लगे और टीएमसी की सरकार बन ली। पिछले 5-7 साल में वही नेता धीरे धीरे कुछ लोग नेता बीजेपी में खिसक आए हैं। तो दबंगई तो वहां पे चल रही है, उन्हीं नेताओं की पार्टियां लगातार बदल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये दबंगई एक साथ में खत्म नहीं होने वाली इसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी जैसा आलोक जी कह रहे थे, मुझे लगता है यहाँ आके शायद एक ब्रेक लगेगा। आप फलता विधानसभा की बात कर रही थी, तो 24 मई को चुनाव होने वाले हैं। देखिए अब वो फलता विधानसभा को जो चुनाव है एक औपचारिकता भर है। पहली बात तो जहांगीर खान जी उस ताकत से, उस वेग से चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे, जहां तक मेरा मानना है। वो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट रहेंगे, जनता जो मर्जी करे, उनको समझ में आ गया जीत गया तब भी कुछ नहीं है, हार गया तब भी कुछ नहीं है। अब कोई मतलब नहीं होता एक सीट से, अपने लिमिट को पार नहीं करेंगे। जिस तरह से उनका लहजा होता है, जिस तरह से उनकी दमगई होती है, जिस तरह उनके कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, जैसे धमकाना होता है, वो सोचेंगे थोड़ी मर्यादा बची है तो वो बची रहे। अब सकता है ये फलता सीट भी फिर बीजेपी के खाते में आए, क्योंकि अगर इन सबको निकाल दिया जाए जहांगीर खान से कि आपकी दबंगई खत्म है, आपकी गुंडागर्दी खत्म है, तो फिर उस जहांगीर खान के पास कुछ नहीं बचता और जनता फिर वो सीट को भी भाजपा को दे सकती है। शरद जी क्या कहेंगे आप, कितना सहमत अनिल जी की बात से? और दूसरी बात क्या है कि देखिए मैं जाते जाते आपको एक ऐसा मतलब हो सकता है चीज की बात कर रहा हूँ। इवन टीएमसी का जो मतलब लोकसभा एमपीस है, इसके अंदर भी टूट हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट आता है। हर पार्टी में ऐसा होता है कि और चढ़ता सूरज को सभी नमस्ते करते हैं, तो वो हिसाब से हो सकता है। तो ये मतलब ये मेरा कहना इतना ही। ठीक है आलोक जी, हम फिर से अगर आ जाएं पुडुचेरी में,
पुडुचेरी का हमारा जिक्र रह गया था। देखिए चलिए पुडुचेरी बाद में, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए साफ, ये कार्यकर्ता हैं, कौन है आलोक जी, इनको क्या देंगे उपाधि हम? ये क्या है, जनता है, कार्यकर्ता है, कौन सी पार्टी के लोग हैं? ये इस तरीके से उपद्रवी है, क्या है ये जो इस तरीके से कर रहे हैं? देखिए मतलब कुर्सियां तोड़ी जा रही है, हार की हताशा है या फिर क्या है, या कौन लोग हैं? आलोक जी क्या कहेंगे आप, बताइए। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन अब टीएमसी का कार्यकर्ता अपना ही कार्यालय तोड़ेगा, ये था सोचने वाली बात है। कौन है, कौन है? ऐसा ना हो कि अराजक लोग इसका फायदा उठा ले जाए। कभी और अभी तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नहीं है, मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा देंगी, फिर नई सरकार बनेगी, तो अभी तो ये समय है, ये समय तो एक तरह से देखे तो कोई गवर्नमेंट वहां पर नहीं है, आलोक जी कोई नियंत्रित करना है। शरद जी कुछ बोल रहे हैं। आलोक जी, ये टीएमसी की सरकार के सत्ता में वो लोग हैं जो अभी तक दबे हुए थे, कुचले हुए थे, जिनको मौका नहीं मिल रहा था, अब उनको लग रहा अब हमें डर नहीं है, इसलिए वो खुल के बाहर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं आलोक जी, जो भी लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये महती जिम्मेदारी है कि जिस दिन उनका मुख्यमंत्री ओथ ले उसके बाद हिंसा न हो। मैं बंगाल की हिंसा से उसी तरह त्रस्त हूं जैसे बंगाल की जनता। मुझे नहीं चाहिए कि बंगाल एक ऐसा राज्य हमेशा बना रहे जहां से इतने बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं। ये तो समझ में नहीं आता कि बुद्धि का इतना तेज और उतना ही हिंसक, उतना ही इंटेलिजेंट, उतना ही बौद्धिक, ये बौद्धिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है बंगाल की। ये हिंसा क्या ये बताती है कि बंगाल की बौद्धिकता कमजोर हो रही है? क्योंकि बौद्धिक आदमी हिंसक हो जाए, बौद्धिक समाज हिंसक हो जाए, तो या तो वो हिंसक है या फिर वो बौद्धिक है। अगर बौद्धिक भी है, और मुझे लगता है ये हिंसा करने का क्या फायदा, इतना मतलब आक्रामक तरीके से हिंसा करने का क्या फायदा? और इनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते, ये कौन लोग हैं क्या नहीं है, हम कोई उपाधि तो दे नहीं सकते यहाँ पर कि कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए हमारे साथ रुद्र प्रताप जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। रुद्र जी बहुत बहुत स्वागत है इस मतगणना रण में, FM न्यूज़ में आपका। रुद्र जी, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए, आलोक जी भी और शरद जी भी, हम सभी जिक्र कर रहे थे, पश्चिम बंगाल पे फोकस कर रहे थे। देखिए अभी एक तरफ तस्वीरें आ रही हैं, जश्न की भी तस्वीरें आ रही हैं, हिंसा की भी तस्वीरें आ रही हैं, थोड़ा समझाएं आप। और सबसे बड़ी बात, जो हिंसा हो रही है ये कहां से आ गए लोग, कौन लोग हैं, क्या कहेंगे आप रुद्र जी? अभी चुनाव परिणाम जैसे आ रहे हैं, जो नतीजे आप कह सकते हैं, तो बंगाल की राजनीति बहुत पुरानी है। हिंसा से उनका ऐसा नहीं है कि नई बात है। जब टीएमसी की सत्ता, वामपंथ की सरकार बदल करके आई थी तो बहुत बड़ी हिंसा जगह जगह के, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि हर तरह के, हर समाज में आपने देखा होगा हर तरह के लोग होते हैं। टीएमसी की हार लोगों से बच नहीं रही। जो लोग लंबे समय से सत्ता में थे, चीजों को कर रहे थे, अब उनके हाथ से सत्ता निकल रही है। और जैसे अभी मैंने क्या कहा कि अभी चुनाव परिणाम अभी आ रहे हैं, इसके बाद बीजेपी सरकार बनाएगी, तो वहां एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में पहली बार ऐसा होगा कि मतलब बीजेपी वहां एंटर कर रही है, क्योंकि वाम दल के बाद टीएमसी। और क्योंकि देखिए 2013 वर्सेस 17 का जो पिछला गेम था और अब नया अध्याय लड़ रही है, नई लड़ाई दिख रही है रुद्र जी, तो वो उसका असर दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, क्योंकि उनको इस बात का अब एहसास हो चुका है। ये जो छोटी घटनाएं हैं, ये जो लोगों के मन में पहले से भाव थे उस तरह से निकल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने एक ही वादा किया था सुरक्षा का, जो बीजेपी, और इसमें आपने देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल चुनाव में परिवर्तन भी हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। जो डर का माहौल था लंबे समय से, लोगों के अंदर डर की बात थी, लोग, एक ऐसा वर्ग था जो वोट देने ही नहीं जाता था, उसको इस बात से था कि नहीं मुझे किसी पक्ष में नहीं जाना है, इसलिए वो अपने आप को न्यूट्रल रखता था और बूथों तक नहीं पहुंचता था। वो जो बदलाव आया है, और उस बदलाव में आप ये कह सकते हैं बीजेपी ने जो विश्वास दिलाया है, क्योंकि अगर हम केवल बंगाल को छोड़कर और राज्यों में भी देखते हैं तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो अपने गढ़ को बचाने में सफल रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें से 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है वर्तमान में भी। असम का जिक्र कर लें अगर हम रुद्र जी, आप पहले नहीं थे, हमने असम का भी जिक्र किया। असम में जैसे परिसीमन, आपको काफी नॉलेज है इसको लेकर, तो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए असम में परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था, क्या लगता है इसको प्राथमिकता दी जाए इस मुद्दे को? असम में प्राथमिकता पे था, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा मैंने क्या कहा कि बीजेपी का जो विश्वास है
अभी मैं पूरे 5 राज्यों की इसीलिए बात कर रहा हूं कि 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, उन दोनों राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार को कंटिन्यू कर रही है। उसके सिवा 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई सत्ताधारी पार्टी थी, तीनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब हम वेस्ट बंगाल की अभी बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में आप देखिए कि बीजेपी लंबे समय से वहां पर लगी हुई है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु में चले जाते हैं तो गिने दिन की आई पार्टी सत्ता को उखाड़ दे रही है ना। तो इससे ये साबित होता है कि लोगों का विश्वास जो वर्तमान में सत्ता में पार्टी है, जो सरकार में है, उस पर नहीं था। केरल में भी देखिए कि कितने लंबे समय के बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है ना, तो लोगों के अंदर वो विश्वास वो पार्टियां नहीं पैदा कर पा रही हैं कि जिससे जनता उनको दोबारा चुने। अब जैसे टीएमसी 3 बार से चुनाव जीतती आ रही है, उनका एक विश्वास था। लेकिन इस चुनाव में आपने कहीं न देखा होगा कि यहाँ इस चुनाव को ममता बनर्जी से ज्यादा लीड कर रहे थे अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी के आपने देखा होगा के बयान थे, वो डरावने बयान थे, वो लोगों को धमकाते हुए दिखे थे। क्योंकि देखिए ये सत्ता का हस्तांतरण था। यहाँ पर इस चीज को लोग, एक पॉइंट है जिसको लोग मिस कर रहे हैं, इस चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी ज्यादा पावरफुल तरीके से आते अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती तो। क्योंकि ममता बनर्जी अगली बार चुनाव में रहते या नहीं एक अलग विषय था, क्योंकि एज फैक्टर है। वो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को एक लीडर के तौर पर आगे प्रेजेंट कर रहे थे कि आगे वेस्ट बंगाल को वो लीड करेंगे। उस लीडरशिप में लोगों की आक्रामकता लोगों को दिख रहा था, भय का एक माहौल दिख रहा था। और ऐसी कोई बहुत अच्छी छवि है नहीं अभिषेक बनर्जी की। तो ये फैक्टर अनिल जी, जैसा कि रुद्र जी कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के बयान से ही टीएमसी थोड़ी सी खिसकती हुई नजर आई है। कितना सहमत है इस बात से? क्या ये भी कारण हो सकता है? फैक्टर था, सिर्फ यही बड़ा फैक्टर था ये नहीं है, लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि अभिषेक बनर्जी ने सीधा सीधा कमान संभाल लिया था। जैसे ये रुद्र जी ने भी बोला, उनके बयान, उनका काम करने का तरीका, नॉर्थ परगना में उनके कमांड, ये सारी चीजें शो करते हैं। जिस बात की, जिस हित की फालता की अभी बात कर रहे थे, जिस जहांगीर खान की बात कर रहे थे, आखिर कौन है वो? राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी का। तो अभिषेक बनर्जी की ही एक तरह से सीधा सीधा चलती थी, जैसे 1975 के और 1980 के बीच में संजय गांधी की चलती थी इंदिरा गांधी के साथ में, वैसे ही मामला अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का रिश्ता था। तो इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं था। तो जैसे इमरजेंसी में संजय गांधी ने किया, 1980 में दोबारा सत्ता आने के बाद संजय गांधी करना चाह रहे थे, वैसे ही अभिषेक बनर्जी वेस्ट बंगाल में कर रहे थे। लेकिन दिक्कत यह है कि अभिषेक बनर्जी ना भी करते तो भी टीएमसी से मोह भंग हो रहा था। अभिषेक बनर्जी ने तो उसको आग में घी का काम किया है, उस बात को थोड़ा सा और जोरदार तरीके से बढ़ाया है। जो डर टीएमसी के खिलाफ था लोगों का, उसको और आगे बढ़ाया है। और इसलिए जो बुरा हाल होना था वो बहुत ही बुरा हाल हुआ है टीएमसी का। इतना सा हुआ है, सत्ता का हस्ताक्षर होना ही था, सत्ता वहां परिवर्तन होना ही था, ये तय था। आलोक जी, कितना सहमत है आप अनिल जी की बात से और रुद्र जी की बात से? क्योंकि क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में ये भी नजर आता है अभिषेक बनर्जी का, जो अभिषेक बनर्जी ने कमान संभाली टीएमसी की, लेकिन नैया डूब गई, कहेंगे नहीं डूब गई, डूब रही है, हम क्यों कहें अभी? आलोक जी, तो डूबी गई नहीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर हम तो नहीं कह सकते अभी। जी, आप नहीं कह सकती, मैं तो कह सकता हूँ। 6-6.5 घंटे का आप कह सकते हैं आलोक जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषण कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते सीट में बैठकर। कहने के लिए आपने हम चारों को बुलाया है ना। बिल्कुल, तभी तो मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह सकती, आप कह सकते हैं। जी आलोक जी। जी, तो मैं कह ही रहा हूँ। और अभिषेक बनर्जी भी एक कारण है। टीएमसी के अंदर भी 2 ग्रुप थे, एक अभिषेक बनर्जी ग्रुप, एक ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी का ग्रुप कमजोर हो रहा था, तो उनको डर था कि अभिषेक आएंगे तो हमारी शक्ति क्षीण होगी, वो भी एक कारण था। लेकिन कोई भी जीत या हार हो, मल्टी फैक्टोरियल कारण होते, एक कारण नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मैं मानूंगा वो है बंगाल में हिंदू मुस्लिम करना। दूसरा कारण है रोजगार का सृजन की कमी। तीसरा कारण है जो एक ही तरह की राजनीति जो पिछले 34 साल से ममता टीएमसी कम्युनिस्ट कर रहे थे, फिर ममता बनर्जी कर रही थी, हिंसा, पॉलिटिकल हिंसा। तो ये 3-4 प्रमुख कारण है। बंगाल की जनता इनसे ऊब गई। हालांकि बंगाल की जनता हिंसा भी करती, कोई बाहर से नहीं आता हिंसा करने। ठीक है आलोक जी, एक रिएक्शन और ले लेते हैं रुद्र जी का, फिर हम आएंगे शरद जी के पास, क्योंकि रुद्र जी अभी जुड़े हैं। रुद्र जी, अब अगर हम तमिलनाडु का रुख कर लें तो क्या लगता है, अभी तो त्रिस्तरीय मुकाबला पहले देखा जा रहा था, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो कांटे की टक्कर दिख रही थी, लेकिन अब एक ही तरफा टक्कर दिख रही है टीवी के। क्या आप इसमें क्या प्रमुख कारण मानते हैं रुद्र जी? कि लोग विश्वास और परिवर्तन में से एक को सेलेक्ट कर रहे थे, तो जहां उनको विश्वास हुआ वो पार्टी सत्ता में फिर से आ रही है। लेकिन जहां लोग परिवर्तन की तरफ देख रहे थे, वो तीनों राज्य हैं, वहां सत्ता से लोग
उस पार्टी को आप बाहर कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो तत्कालीन सत्ता में तमिलनाडु में पार्टी थी जो डीएमके है, वो तीसरे नंबर पे है। वो ऐसा नहीं है कि सेकंड नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे है। और एक ऐसी पार्टी जो पार्टी अभी बनी है, अभी इस चुनाव में आ रही है, उसके लीडर का कोई न कैडर बेस है, न उस आदमी का कोई राजनीतिक इतिहास है, लेकिन अगर वो आपको सत्ता से बाहर कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि लोगों के प्रति आपकी न लोकप्रियता है, न आपके काम लोगों तक पहुंचे हैं। तो ये एक संदेश है कि जब तक आप देखिए, जनता के पास विकल्प अगर नहीं है तो आपका चुनाव कर रही है। इसके पहले आपने देखा होगा डीएमके या एआईडीएमके में दोनों में से सत्ता का परिवर्तन होता रहता था। एआईडीएमके इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि उसके पास कोई बड़ा लीडर नहीं बचा। लेकिन जैसे ही उसके विकल्प के तौर पे एक नेता मिलता है, आप बताइए कि एक पार्टी जिसका गठन अभी हो रहा है और वो पार्टी उस 2024 में ही हुआ है, बेदखल कर रही है जो लंबे समय से है। तो इससे ये पता चलता है ना कि राजनीतिक दलों की जो जनता पे पकड़ है वो नहीं के बराबर है। वो केवल सत्ता में तो है, लेकिन जनता की नब्जों पर, जनता के बीच या कार्यकर्ता या बूथ लेवल पर उनकी पकड़ नहीं है। अगर पकड़ होती तो ये परिणाम नहीं आते। आप सेकंड नंबर पर हो सकते थे, एआईडीएमके या डीएमके में से सरकार बना रही होती, लेकिन इन नई नवेली पार्टी लगभग बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है कि बहुत पक्के राजनेताओं पर भारी पड़ रहे हैं ये अभिनेता शरद जी, क्योंकि देखिए अभी जैसा मैंने कहा कि पक्के राजनेताओं पर भारी पड़ रहे हैं अभिनेता। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि ये जो अभी क्षेत्रीय दल मजबूत कर रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक राष्ट्रीय स्तर की पोजीशन भी उभर कर आ सकती है, अगर ऐसे परिणाम जो देख रहे हैं हम कि सबको पछाड़ रही है एक तरीके से? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए विजयपति तलपति जो है, इवन उनका जो मूवीज है जो तमिल में है, जो भी भाषा में, कन्नड़ा में है, वो सब भाषा हिंदी में डब करके भी नॉर्थ इंडियंस में सभी लोग देखते हैं। ये सबका हीरो है, ऐसा नहीं कि ये साउथ का हीरो है। तो उस हिसाब से मतलब जनाधार मिल सकता है। ऐसा नहीं कि वो उसको कोई जानते नहीं है, तमिल से आया उधर से आया, ऐसा नहीं। कहीं भी वो खड़ा रहेगा उसका पार्टी को लेकर के, उसको इलेक्शन में सीट मिलना ही मिलना। और अभी जैसा कि अभी वो उधर तमिलनाडु में जीत के दाखिल किया है, अगर वो सीएम बन जाता है तो सेंट्रल में उनका मिनिस्ट्री भी मिल सकता है, अगर वो गठबंधन एनडीए के साथ में कर सकता है तो। क्योंकि हमेशा देखिए कि एनडीए ने या बीजेपी सरकार ने हमेशा देखा है, चढ़ता हुआ आदमी के साथ कभी छोड़ता नहीं है। उनको पकड़ के, उनको एडजस्टमेंट करके या कुछ उनको सेंट्रल में पदवी दे करके उनको करते, होल्ड करते। तो वो हिसाब से उधर भी मतलब चांस उसको सेंट्रल मिनिस्ट्री भी मिलने का चांस है उसका। बिल्कुल। रुद्र जी देखिए क्या कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया शरद जी से, अभी एक क्षेत्रीय दल उभर ही रहा है, क्योंकि हम जैसा कि बात कर रहे थे 2024 में ही ये पार्टी आई और इतना अच्छा प्रदर्शन, तो क्या लगता है इसका राष्ट्रीय स्तर भी ऊंचा उठने वाला? और अगर उठा तो ये आने वाले लोकसभा में क्या संकेत दे रहा है, क्या कहेंगे रुद्र जी? नहीं, इसके अभी राष्ट्रीय स्तर की तो बात करना बहुत जल्दीबाजी होगी। कारण क्या है कि अभी तो शुरुआत की बात है और बहुत लंबे समय की बात है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको कह रहा हूं कि कुछ समय से देश में परिवारवादी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो भी पार्टी कहीं पे आप देखेंगे, चाहे वो आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, या आप बिहार की बात कर लीजिए, और आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल की भी मैं बात इसी बात पे कर सकता हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी उसके बाद अभिषेक बनर्जी की सत्ता को संभालने वाले थे। तो ये मुझे लग रहा है कि देश की राजनीति ने उन लोगों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकांश जो परिवारवादी पार्टी हैं, वो जब भी चुनाव की स्थिति में उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव का क्या हश्र हुआ, इसी तरह से आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे वो आप पवार परिवार का देख लीजिए या ठाकरे परिवार का क्या हश्र हुआ। अब इसी तरह से अगर स्टालिन की हम बात करें तो ये एक परिवारवादी पार्टी है, व्यक्ति के ऊपर ही आधारित है। तो ये अब नैरेटिव देश से गायब हो रहा है। लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये चाहिए कि उनके बीच का लीडर हो, उनकी बातों का लोगों के बीच रखे। ये कोई घिसी पिटी ट्रेडिशनल राजनीति, अभी जैसे केरल की आप बात करिए, केरल के बाद पूरा वामपंथ हमको लग रहा है कि पूरे देश से गायब हो जाएगा। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि वो अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर पाए।
अगर वो 1960 और 70 के दशक की राजनीति आज भी ढो रहे हैं तो जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? उनको मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको नए लोगों को लाना पड़ेगा, आपको नई राजनीतिक जो चुनौतियां हैं उनके साथ सामना करना पड़ेगा, उनके और साथ रुद्र जी देखिए, केरल में जो हमेशा से ट्रेंड रहा है हर बार 5 साल में चेंज करने का, वो कहीं ना कहीं अब धुंधला भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 बार से तो ये चेंज काम नहीं आया 2021 से। मैं उसी बात को कह रहा हूं ना कि आपको अपग्रेड होने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तरीके से चेंज हो रही है, लोगों की नॉलेज की क्षमता बढ़ रही, पहले लोग इन चीजों में बहुत रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग छोटे छोटे मुद्दे पे, अब जैसे अगर तमिलनाडु का चुनाव हो रहा है तो यहाँ उत्तर में बैठा आदमी तमिलनाडु के चुनाव पे भी अपनी नजर बनाए हुए है, तो इससे ये पता चलता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप पॉलिटिकल लीडर अगर अपने पुराने ट्रेडिशनल फंडों को लेकर के ढोएंगे, जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज को नहीं समझ पाएंगे और सिर्फ एक आसान तरीका ढूंढ निकालेंगे कि चुनाव हारने के बाद आप सिर्फ ईवीएम की बात कर दीजिए, एसआईआर की बात कर दीजिए, कोई भी अलग अलग बातों पर आप आ जाइए, तो ऐसे नहीं काम चलने में। अब एक बात बताइए, मैं कहता रहा हूं कि आप तमिलनाडु का एग्जांपल लीजिए, तमिलनाडु का एक पार्टी ये थोड़ी कह रही है कि एसआईआर से दिक्कत हो गई, आप ईवीएम हैक कर ले रहे हैं। अगर ईवीएम हैक हो तो नहीं बेचारे के पास न चुनाव आयोग है, न उसके पहले उसका प्रशासनिक कोई सिस्टम है, तो उसको वोट कौन दे रहा है? उसको वोट देने वाले वहां की जनता है ना। अब आप उसका एग्जांपल आप सेट करिए कि भाई उनको तो न बेचारे के पास न कोई आधार है, न कोई मशीनरी है, न कोई सिस्टम है, न केंद्र से उसकी कोई साठगांठ है, तब भी उसको लोगों ने वोट दिया ना। क्योंकि जब व्यक्ति जमीन पे काम करता है, आपने देखा होगा इसके पहले आंध्रा में पवन कल्याण की पार्टी है, उनका 100% स्ट्राइक रेट है, जितने उनके उम्मीदवार खड़े थे सारे के सारे चुनाव जीते हैं। तो कहने का ही मतलब है कि आपको अपग्रेडेशन की जरूरत है, राजनीति अपने आप को अपग्रेड कर रही, तो जो लोग उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप केवल परिवारवाद के आधार पर समर्थन करते हैं रुद्र जी की बात का? अपग्रेडेशन की जरूरत है अभी भी? शरद जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। क्या आप कितना सहमत हैं रुद्र जी की बात पर? अपग्रेडेशन की जरूरत है? मैं रुद्र जी का बातों से 100% सहमत हूँ। कारण ये बोलता हूँ, जब संविधान बनने से पहले उस वक्त सिर्फ भारत का आबादी 30 करोड़ और अभी 340 करोड़ क्रॉस कर लिया, तो इस बीच में जनरेशन गैप इतना आ गया है, तो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो सारी चीजों से बड़ा डेवलपमेंट होता है। वोटर भी सोचता है, तो मैं क्यों वोट दो, किसको वोट दो। जब मजबूरी आती है तो एक आध मतलब लीडर को चुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पब्लिक आजकल बराबर चुन के वोट देते हैं, उसको ही जिता के लेके आते हैं। इसके लिए उदाहरण अभी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु है। क्योंकि ऐसा तो स्टालिन को तो एकदम मैसिव उसको वोट मिलना चाहिए था, मिला नहीं है। लेकिन ये तो अभी नया नया उतरा, उनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी शायद पूरा हुआ है नहीं कि पता नहीं है। तो लेकिन रजनीकांत सरिका था और कमल हासन था, ये लोग कुछ ऐसा कर नहीं पाए राजनीति के साथ, लेकिन इसने डेयरिंग किया, इसने लोगों के साथ गया, लोगों युवा भी है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय अभी तो युवाओं का देश दिख रहा है, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। हो सकता है क्योंकि स्टारडम है उनका, पूरा इंडिया में है कि बाहर भी है उसका, ओवरसीज में भी है उसका, तो लेकिन इसी बीच ये भी कहेंगे रुद्र जी, जैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं और इन्होंने भी वही काम किया, इनको भी बखूबी राजनीति का काफी नॉलेज लेकर आए हैं। ये जो आए हैं अभिनेता भारी पड़ रहे हैं टीवी के, इन्होंने एक रेवड़ी बांटी थी कि जब अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो गोल्ड देंगे। 8 ग्राम का शायद रखा था, अगर मैं सही हूँ, गोल्ड। तो क्या लगता है कि इस समय गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है, तो ये भी जनता के लिए लाभान्वित साबित हो सकता है, शायद इसीलिए जनता आकर्षित हो गई हो। क्या कहेंगे रुद्र जी? नहीं, ये एक मुद्दा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक तो देखिए तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास यही है। हाँ। सबसे पहले और सबसे ज्यादा रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है वो तमिलनाडु की राजनीति में है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा कि भरोसा आप पे क्यों किया जाए? अगर आज आप हमको कोई वादा कर रही हैं और अगर उस वादे को मैं मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने यही तो सोचा कि भरोसा ऐसे लेते हैं, सारे मुद्दे तो सेम नजर आते हैं, सभी वही मुद्दे करते हैं, थोड़ा अलग हटके कुछ मुद्दा लाते हैं। गोल्ड मुद्दा, यही कहा ना कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप कह रहे हैं
उस पे वो जनता अगर भरोसा कर रही है तो यही तो एक पॉलिटिक्स में एक लीडर की क्वालिटी होती है। जी। अब देना ना देना क्या करना वो बहुत बात की बात है, लेकिन जो लोग सत्ता में है, अगर मान लीजिए कि हम इस भरोसे की बात करते तो जो लोग सत्ता में है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो ज्यादा बड़े वादे कर सकते थे ना, लेकिन वो वादों पर लोगों को भरोसा नहीं है। अगर हमारी बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं और उस भरोसे से वो वोट डालने के लिए बूथों तक आ जा रहे हैं और हमें वोट कर रहे हैं, तो एक बेहतर लीडर की यही निशानी है। और जो नहीं समझ पाया, आप लंबे समय से सत्ता में हैं और आप इस परिवर्तन को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी खामी है। इसका मतलब यह है कि आपका और जनता के बीच में प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब बिहार में अगर बीजेपी 10,000 महिलाओं के खाते में डाल के वोट ले रही है तो वो नब्ज पकड़ रही है, उसमें कुछ गलत नहीं, हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, बीजेपी की ताकत नहीं है, क्योंकि ये आम बात है। आम आदमी पार्टी की तो सरकार थी, वो तो सबसे ज्यादा फ्री देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या दिल्ली में उनके वादे पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ ना, तभी तो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो मैंने क्या कहा कि सरकार अगर बदल रही है तो ये हमेशा प्रश्न चिन्ह उस राजनीतिक दल के ऊपर है कि जनता का भरोसा आप खो चुके हैं, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसके पास देने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। भाई यही आरोप लग रहे थे ना बिहार में कि चुनाव से पहले भी सबके अकाउंट में डाल दिए गए। भाई जो विपक्ष में वो बेचारा कहां से डाल पाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष तो डाल सकता था। लेकिन यहाँ शरद जी क्या कहेंगे, सत्ता पक्ष डाल सकता था, पक्ष नहीं कर पा विपक्ष नहीं डाल सकता था? कितना सहमत है रुद्र जी की बात पे? पैसों की बात है, सत्ता पक्ष डाल देता है लोगों के अकाउंट में, विपक्ष नहीं डाल पाता है, क्यों, क्या वजह है? मुझे पूछ रहे आप? जी शरद जी, देखिए जो सरकार में है वो कुछ भी करामत कर सकता है, केंद्र की, उसमें क्या कर सकता है ये कहेंगे? हाँ, पावर है, पावर के सामने क्या चलता है? पावर मॉडल। एक दिन पहले वोटिंग का, एक दिन पहले या वोटिंग का डे में जब लाइन में खड़ा वोटर, तब उसको अकाउंट में पैसा आता है, मोबाइल में बताता है। अगर वो दूसरा पार्टी के लिए सोच के भी गया होगा तो जिसने पैसा दिया उसको डाल के आएगा वोट। किसी ने भी स्टार्ट किया है रेबड़ी, लेकिन ये तो होना ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और हम पुडुचेरी में अगर आए, ठीक है रुद्र जी, हम पुडुचेरी में आए तो क्या लगता है, फुल स्टेट हुड बनेगा या गेम चेंजर साबित होगा अभी के रुझानों को देखते हुए पुडुचेरी का? क्योंकि हमेशा से ही पावर की यहाँ पे भी लड़ाई रही है। नहीं, वहां पर भी जैसे पहले से चली आ रही चीज थी उसी तरह से थी, गठबंधन की सरकार रहेगी। और मैंने क्या कहा, बीजेपी का देखिए एक लंबे समय से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसका गठबंधन की सरकार चलाने का एक अच्छा अनुभव रहा है। कहीं पर आप देखिए बिहार में बहुत लंबे समय तक वो गठबंधन में रहे, अब जल्दी उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया, या और भी बहुत राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में तो अधिकांश जगहों पर वो गठबंधन में ही सरकार चला रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट है। और दूसरी मैंने क्या क्या कहा कि वहां जो जनता है वो रिपीट कर रही है, मतलब वो उस सरकार पे भरोसा दिखा रही है। नहीं तो अगर हम तीनों और सरकारों की बात करें, बंगाल, तमिलनाडु और केरला, ऐसा नहीं है कि वहां स्टेट हुड का दर्जा दिला पाएंगे अब मुख्यमंत्री? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष भी आवाज उठाता था पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर। देखिए वहां एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो बहुत छोटा राज्य है जी, और उसको स्पेशल राज्य इसीलिए मिला गया है क्योंकि देखिए संवैधानिक तौर पे भी 30 विधानसभा के साथ राज्य नहीं बनते हैं, उसके लिए भी 60 विधानसभाएं मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ये चीजें दी गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए, खास करके वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो वहां बहुत सारे और भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो उसको देखते हुए काम किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उसके लिए बहुत कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अब आसपास के जितने लगभग राज्य हैं, खास करके अगर आप बंगाल की बात करेंगे और उड़ीसा और बिहार, ये तीनों राज्य अब बीजेपी शासित हो गए हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ये इसका नॉर्थ ईस्ट से जो लगाव है, इसका इम्पैक्ट मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा। मैंने क्या कहा, इसी के बेस पे तो सरकार रिपीट हो रही है। अगर ये भरोसा नहीं होता तो सरकार रिपीट नहीं होती, इसी भरोसे के साथ रिपीट हो रही है। मुझे लग रहा है इस स्टेट जो पूर्ण राज्य में मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि छोटा स्टेट है, कम विधानसभाओं का है। ठीक है, इसी बीच एक सवाल बनता है, कॉमन सवाल है आप दोनों से, क्योंकि देखिए हर जगह बीजेपी का जो परचम है वो हम देख रहे हैं लहराते हुए कामयाब हो रही है। जैसा उसने दावा किया था, कैंपेन किया था, उसने दावा किया था वो आएगी और 4 मई को दीदी जाएंगी, वहां पे भी देखने को मिल रहा है तस्वीर, हर जगह तस्वीर साफ देख रही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लगता है कि ये जो बीजेपी की लहर है
ये वाकई बीजेपी को देखते हुए है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे? क्या फैक्टर लगता है आपको? पहले आप बताएं शरद जी। देखिए, प्रधानमंत्री मतलब मोदी को देखकर भी मतलब 100% होने का चांसेस भी है, क्योंकि एक बड़ा लीडर है। हाँ, फॉरेन कंट्रीज में हो, बाकी देशों के साथ वही लीडर का संबंध- जिक्र था, कांग्रेस के पास नहीं है। हाँ हाँ जी बोले। हाँ, तो लीडरशिप क्वालिटी है उनका। और जैसा इतना मतलब वॉर चल रहा है, सब जगह क्या क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी हम लोगों को डीजल पेट्रोल मिल रहा है और काफी कुछ ऐसा बदलाव नहीं